नया चैप्टर देख रहे हैं आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन तो बात करेंगे। रोटेशन के लिए मोशन के बारे में पहले बात करते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम कुछ बात करते हैं, दो चार टाइप की चीजें मुझे बता देना। पहला बताओ, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर वर्ड लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि बस जिसको देख रहे हैं वही एक मोशन है, दूसरा कोई नहीं है। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब होता है केवल ट्रांसलेशन मोशन है और कोई मोशन नहीं है। ट्रांसलेशन का मतलब है रेक्टिलिनियर मोशन। तो मुझे कौन बताएगा ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है? कैसे मोशन को बोलते हैं? सीधा चलना, सिंपली है सीधा चलना, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन। यानी किसी भी रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी बताया था जिसके शेप या साइज में चेंज ना हो, ठीक है ना। तो बाकी डिटेल पहले बात कर चुका हूं रिजिड बॉडी की। तो प्योर ट्रांसलेशन वो बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो? सेम हो। ऐसे को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। जैसे सीधा चलते हुए ये यहां से यहां आया, तो इस प्रोसेस में मान लो इसकी वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। ऐसा मोशन क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। नॉर्मली सीधा चलना रिजिड बॉडी का। तो लिखना, एक लाइन लिख लो फिर बात करते हैं। लिखो प्योर ट्रांसलेशन मोशन, लिखना। In it at any instant of time, in it at any instant of time, every particle of the body, has the same velocity. Every particle of the body has the same velocity. ठीक, नॉर्मल बात है। कोई सा भी जो बेसिक कई सारे मोशन देख रहे हैं, मान लो यही इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड है, इस पे लुढ़कता हुआ आ रहा है, इस पे इसको छोड़ देंगे, क्या होगा? नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो उसका हर एक पॉइंट क्या होगा? एक ही वेलोसिटी से नीचे आएगा। ये किसका एग्जांपल है? प्योर ट्रांसलेशन। तो लिखना है ऐसे, नॉर्मल लिख सकते हो कि motion of a body moving down the inclined plane, motion of a body moving down the inclined plane। जब inclined plane पे नीचे आएगा तो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। हम बेसिकली इसकी वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास की बोलते हैं और वही वेलोसिटी इसके हर एक इंडिविजुअल पॉइंट की भी होगी, ठीक है ना। तो लिख सकते हो, क्या लिखे? ए बॉडी मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम पहले भी देखे हैं कि उसका हर पॉइंट एक ही वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ये है प्योर ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशनल मोशन। यानी केवल रोटेशन हो रहा है, दूसरा कोई मिक्स नहीं है। केवल रोटेशन का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट केवल रोटेट कर रहा है, यानी केवल अपनी जगह पे खड़े होकर क्या हो रहा है? घूम रहा है। केवल अपनी जगह पे खड़े होकर घूम रहा है। एक लाइन लिखना है, लिख लो फिर हम बात करते हैं। प्योर रोटेशन का मतलब है रोटेशन अबाउट, लिख लो प्योर रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, अब रोटेशन में क्या हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है? लीनियर नहीं होती, हम आगे देखेंगे अभी। रोटेशन का क्या है? प्योर रोटेशन मतलब रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, हर एक पॉइंट एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, सिंपल। जैसे एग्जांपल कोई भी रोटेट करता हो, जैसे सीलिंग फैन की एक्सिस क्या है? वो रॉड है, उस रॉड के चारों तरफ क्या हो रहा है? फैन घूम रहा है, ठीक। अभी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो रोटेशन अबाउट ए क्या है? फिक्स्ड एक्सिस। किसका एग्जांपल है? तुम्हारा प्योर रोटेशन। फिर बोलोगे इसमें अंतर क्या हो गया? अंतर है, देखो समझो। अगर मार्कर समझो ये है, ऐसे आ रहा है, मार्कर ऐसे आ रहा है, तो इसका हर एक पॉइंट क्या हो रहा है? एक ही वेलोसिटी से आ रहा है। अगर मान लो से मार्कर की वेलोसिटी बोल रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड, तो हर एक पॉइंट कितने से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। ये क्या है? प्योर ट्रांसलेशन का एग्जांपल है। अगर मार्कर को समझो यहीं पे हम घुमा दिए, यहां पकड़े, एक्सिस क्या है? ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ मार्कर ऐसे घूम रहा है, अपनी जगह पे मार्कर अपनी जगह पे घूम रहा है। ये क्या है? प्योर रोटेशन। ये क्या है? प्योर रोटेशन, ठीक। जैसे कि मान लो कि कार का पहिया है, कीचड़ में फंस जाए, तो क्या है? अपनी जगह पे केवल घूम रहा है, वो किसका एग्जांपल है? प्योर रोटेशन का। बात समझ में आ रही है?
अच्छा, यानी प्योर रोटेशन प्योर ट्रांसलेशन ये हो गया, या साइकिल का स्टैंड पे लगा दिया या बाइक स्टैंड पे लगा दिया और उसको घुमा रहे हैं उसके पहिए को, वो क्या है? प्योर रोटेशन। तो प्योर प्योर ये है, प्योर मतलब जब रोटेशन देख रहे हैं तो केवल रोटेशन, जब ट्रांसलेशन देख रहे हैं तो केवल सीधा चलना। प्योर नहीं कब होगा? मान लो ये समझ लो, अगर ये ऐसे बढ़ रहा है, अभी क्या हो रहा है? अभी ये घूम भी रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मिक्स है। ट्रांसलेशन मतलब इसके आगे बढ़ना भी मिक्स है, आगे बढ़ना भी, और साथ में क्या जा रहा है? घूमता भी जा रहा है। इसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों मिक्स है। केवल ऐसे आ रहा है तो ट्रांसलेशन है, अपनी जगह पे घूम रहा है तो क्या है? रोटेशन है, और घूमते हुए आगे भी बढ़ रहा है मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों। समझ में आ रहा है? प्योर का मतलब, प्योर का मतलब केवल वही देख रहे हैं। अब रोटेशन भी अभी डिटेल आएंगे, अभी तो बेसिक से चल रहे हैं। रोटेशन भी दो टाइप से होता है। आप देखियो, एक घूमना सीलिंग फैन का घूमना है, और एक स्टैंड फैन या टेबल फैन, जिसके पीछे एक तो होता है कि पीछे एक नट होता है, नट को हम अगर टाइट करते हैं तो वो क्या होता है? घूम के हवा देता है। अब देखियोगे पीछे नट होता है ना सीलिंग फैन, या इसमें भी फिक्स करने का होता है तुम्हारे जाके, तुम्हारा सीलिंग फैन नहीं सॉरी स्टैंड फैन या वॉल फैन जो होता है, जो दीवार पे ऐसे माउंट करते हैं, टेबल फैन, उसमें देखोगे एक चीज होता है, उसको फिक्स कर देते हो, खींच देते हो रस्सी, या फिर उसका तुम टाइट कर देते हो तो क्या होता है, क्या कि वो घूम के हवा देता है, लूज कर देते हो तो एक ही जगह पे दे देता है। स्टैंड फैन में भी पीछे होता है। तो एक बार वो घूमते हुए हवा दे रहा है, एक बार वो वही चीज कैसे हवा दे रहा है? तुम्हारा एक ही जगह पे दे रहा है। तो वहां पे जो पीछे नट होता है वो लूज कर देते हो तो एक ही जगह पे हवा देता है, टाइट करते हो तो घूमते हुए हवा देता है। या फिर ये सिस्टम तुम्हारे वॉल फैन में भी होता है, उसका रस्सी वगैरह होता है जनरली। तो ऐसा क्या हो जाता है कि वही चीज अभी घूम के हवा दे रहा है और एक बार अपनी ही जगह पे हवा दे रहा है। एक बार ऐसे हवा दे रहा है, इधर इधर घूमते घूमते सब तरफ हवा दे रहा है फैन, और एक बार क्या अपनी जगह पे दे रहा है। दोनों में से कब? जब सीलिंग फैन देखो, सीलिंग फैन ऐसा होता है कि घूमते घूमते वहां पहुंच गया, अपनी जगह पे घूमता रहता है। तो सीलिंग फैन में ऐसा क्या है? दरअसल अगर एक्सिस को हम फिक्स कर देते हैं जिसके अबाउट घूम रहा है, जो भी चीज रोटेट करती है तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट घूमती है। कोई भी चीज रोटेट करती है तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट घूमती है। मान लो यही रोटेट कर रहा है तो ये अपनी एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। आपका जैसे कि ये होता है, खिड़की होता है, खिड़की क्या होता है? खिड़की का ये एक्सिस है, दिख रहा है इधर या उधर, दिखे कहीं भी दिखे, खिड़की है, खिड़की की ये एक्सिस है, जहां से फिक्स है वो एक्सिस है। जब इसको घुमाएंगे तो इसके अबाउट क्या होगा? ऐसे घूम रहा है। इसके अबाउट क्या हो रहा है? ऐसे घूम रहा है। तो इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है तो खिड़की की ये क्या एक्सिस है? एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो खिड़की क्या है कि अपनी ही जगह पे घूम रहा है, बस इसी के अबाउट टू एंड फ्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि खिड़की टाइट है, यहां से एक्सिस क्या है? फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता। तो ये क्या है? अपनी जगह पे घूम रहा है। जैसे कि सीलिंग फैन, तो कौन सी चीज है जो कि अपन एक ही जगह पे घूमते हवा दे रहा है, और कौन सी चीज है ऐसा जो कि हवा उसका क्या हो रहा है, जिसकी की डायरेक्शन भी चेंज होता जा रहा है? दरअसल एक्सिस है। अगर एक्सिस को फिक्स कर दोगे, एक्सिस मूव नहीं कर पाएगा। सीलिंग फैन के लिए एक्सिस क्या है? रॉड, जहां से फिक्स होता है वो रॉड घूमता है, रॉड की वजह से नीचे विंग्स वगैरह घूमता है, वो प्लेटफॉर्म घूमता है, और प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होता है विंग, तो विंग घूमता है। तो सीलिंग फैन में जो वो रॉड घूमता है वो फिक्स है, वही एक्सिस है। एक्सिस फिक्स होगा तो अपनी जगह पे घूमेगा। और एक्सिस अगर मूवेबल होगा, जैसे कि स्टैंड फैन या इसमें अगर हम टाइट कर दिए पीछे, तो एक्सिस अगर फिक्स कर दिए ना तो अपनी जगह पे घूमेगा, और एक्सिस अगर लूज कर दिए तो वो क्या हो? एक्सिस मूव करेगा तो वो भी मूव करेगा। तो एक्सिस है जो रोटेशन अपनी जगह पे देगा, और रोटेशन क्या होगा? अलग जगह चेंज करके देगा। तो दोनों तरह के में समझ में आया। अगर एक्सिस फिक्स कर देंगे, अब इसमें दो तरह की बातें होगी। अगर एक्सिस फिक्स्ड है, एक्सिस फिक्स्ड है, जैसे कि क्या एग्जांपल क्या होगा? सीलिंग फैन। एक्सिस फिक्स है तो जैसे कि सीलिंग फैन, सीलिंग फैन की एक्सिस फिक्स है तो क्या करेगा? रोटेशन देगा, एक ही जगह पे देगा। और एक्सिस अगर मूवेबल है, एक्सिस नॉट फिक्स्ड या मूवेबल है, एक्सिस अगर फिक्स नहीं है, जैसे कि तुम्हारा अगर हमने स्टैंड फैन या जो टेबल फैन होता है उसमें ऐसा किया हुआ है, स्टैंड फैन में अगर घूम के स्टैंड फैन हवा दे रहा है, पीछे हमने टाइट नहीं किया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा? ये रोटेशन क्या होगा? तुम्हारा घूम के होगा, मतलब ऐसे। दोनों में फर्क समझ में आया? अच्छा, तो ये तो ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, एक्सिस फिक्स है, एक्सिस नहीं फिक्स है।
तो यहां तक बातें क्लियर है। मुझे एक सिंपल सा टर्म बताओ, पहले भी सुने होंगे, एक तो देखते हैं सर्कुलर मोशन और एक पढ़ते हैं रोटेशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों में घूम रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर अपना ही सर्कुलर हम लोग जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, धागा से कोई चीज को मान लेते हैं, ठीक है, और उसको हम रोटेट करते हैं, तो वो उसको हम लोग कह सकते हैं वो बॉडी सर्कुलर मोशन रोटेट कर रहा है। सर्कुलर मोशन में फिर रोटेट वर्ड यूज कर रहे हो, दोनों को एक साथ यूज कर ले रहे हो। सर्कुलर मोशन को ट्रैवल करता है। अच्छा, और रोटेशन हम ये कह सकते हैं पूरा बॉडी, पूरा बॉडी, आधा बॉडी, बॉडी पूरा ही। पूरा बॉडी का क्या सेंस है बालक? कौन बता सकता है? क्या दोनों मोशन एक ही होता है या दोनों में डिफरेंस है? तो क्या डिफरेंस है सर्कुलर मोशन रोटेशन? स्केलर है। हाँ, मोशन स्केलर वेक्टर कैसे हो जाएगा? क्वांटिटी स्केलर वेक्टर होगा। ये कौन सा खतरनाक बोल रहे हो? सर्कुलर मोशन वर्सेस रोटेशन। सर्कुलर मोशन जब भी होगा वो खुद के एक्सिस के अबाउट नहीं होगा, बॉडी किसी ना किसी के अबाउट घूमेगी। सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रही है, कोई तुम पार्क के चारों तरफ तुम घूम रहे हो बाइक से या स्कूटी से, तो किसी अदर ऑब्जेक्ट के अबाउट हम घूम रहे हैं, ये है सर्कुलर मोशन। रोटेशन क्या है? खुद के अबाउट घूम रहे हैं। खुद के अबाउट मतलब खुद की एक्सिस। जैसे फैन है, टेबल फैन है या सीलिंग फैन की बात करें तो सीलिंग फैन किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर नहीं लगा रहा, वो खुद की एक्सिस, एक्सिस क्या है? रॉड जहां से फिक्स है वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। रोटेशन में कोई ना कोई फिक्स एक्सिस होगी। रोटेशन जब भी होगा किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट होगा, खुद की एक्सिस होगी। रोटेशन जब भी होगा अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, खुद की एक्सिस के अबाउट घूमेगा। सर्कुलर मोशन होगा वो चक्कर काटेगा किसी अदर ऑब्जेक्ट का, रिवॉल्व अबाउट अदर ऑब्जेक्ट, अबाउट अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मून के चारों तरफ क्या है, सॉरी सन के चारों तरफ क्या है? अर्थ, अर्थ के चारों तरफ क्या है? मून। ये बॉडी अदर सन है, बॉडी अदर अर्थ है, उसके चारों तरफ मून गनी, ये घूम रही है, ये क्या है? सर्कुलर मोशन। नॉर्मल पढ़े हो ना कि, या पता होगा कि दिन रात होता है या एक साल गुजर जाता है। दिन रात होने की वजह क्या है? रोटेशन की सर्कुलर मोशन? रोटेशन है। अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ ऐसी होती है ना, अर्थ ऐसी है, ऐसे घूमती है, तो अपनी एक्सिस के अबाउट सिंपल घूम रही है। जो हिस्सा सन के सामने पड़ा दिन होता है, पीछे हिस्सा रात होता है, फिर घूमते हुए दूसरा हिस्सा सन के सामने आया, उधर दिन, बैक वाले हिस्से में रात। तो अर्थ जो घूमती है सन के चारों तरफ कैसे घूमती है? एक तो रोटेट भी करती है और प्लस रिवॉल्व भी करती है। रोटेशन की वजह से क्या होता है? दिन रात होता है, और पूरे रिवॉल्यूशन की वजह से, पूरे सर्कल की वजह से एक साल बीतता है। 365 दिन लगते हैं, या बोलोगे 365 दिन 6 घंटा समथिंग कुछ मिनट लगता है, तो 365 ही समझ के चलो। तो वो जो पूरा एक साल बीता वो सर्कुलर मोशन, सन के चारों तरफ चक्कर काट लिया। और जो खुद के अबाउट घूम रही है, जिसकी खुद के अबाउट घूम रही है, जो सन के सामने पड़ा, दिन पड़ा, दूसरा हिस्सा रात पड़ा, वो क्या है? रोटेशन। रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? अर्थ के बीचों बीच, मान लो ऊपर नॉर्थ पोल मान लिया, नीचे साउथ पोल मिल गया, दोनों को मिला दिए, एक लाइन मिली, उस लाइन के चारों तरफ क्या हो रहा है? घूम रहा है। जैसे कि ग्लोब है, ग्लोब में क्या होता है? दो जगह देखो, नीचे ऊपर नट होता है ऐसा कुछ, उसके चारों तरफ ऐसे घूमता है ग्लोब। तो वो जो ऊपर से नीचे मिला दोगे, वो लाइन क्या? उसकी एक्सिस, उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, वो खुद की एक्सिस है, उसी पे लाई कर रही है। और जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो सन के चारों तरफ हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो ये है डिफरेंस तुम्हारा रोटेशन और सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो बाकी तो जैसे एग्जांपल बोल सकते हो, सन के चारों तरफ अर्थ, मून, अर्थ के चारों तरफ मून, ये क्या है? खुद की एक्सिस। जैसे आप लोगों ने टॉप देखा, लट्टू, लट्टू देखा, तो लट्टू को नचाते हैं, लट्टू को जो फेंकते हैं, लट्टू जो घूमती है वो किसके अबाउट? एक कील होती है, कील से, कील के अबाउट घूमते हैं। कील क्या? उसकी एक्सिस है, वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूमते जा रही है, ठीक ना। उसी लट्टू को कुछ प्रोविजन ऐसा कर दे कि लट्टू किसी चीज का चक्कर लगाने लगे, तो वो सर्कुलर मोशन है। एक कार के पहिए का घूमना, कार के पहिए का घूमना, कार का पहिया जो घूम रहा है किसके अबाउट? पीछे एक रॉड होती है, आपको ट्रक वगैरह में विजिबल हो जाएगा, क्योंकि ट्रक की बॉडी अपलिफ्ट होती है, तो ट्रक के पीछे बाइक से या स्कूटी से या कार से जा रहे हो तो पीछे दिखेगा एक रॉड घूमती है।
और उस रॉड से दोनों पहिया अटैच होता है, वो घूमता है। उस रॉड को शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट को एक्सल बोलते हैं, उसको जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है उसको एक्सल बोलते हैं। तो एक्सल घूमता है, वो रॉड घूमती है। उस रॉड के घूमने से क्या होता है, पहिया घूमता है। तो पहिए का घूमना क्या है, रोटेशन अबाउट दी रॉड। समझ में आ रही है, पहिए का घूमना रोटेशन है। अब वही अगर वही गाड़ी किसी पार्क के चक्कर लगाने लगे या किसी भी चीज का सर्कुलर वही गाड़ी घूमने लगे, तो उस गाड़ी का घूमना उस पार्क के चारों तरफ ये क्या है, सर्कुलर मोशन, और उसके पहिए का घूमना क्या है, रोटेशन। दोनों में डिफरेंस पता लगा? चलो, तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक। अच्छा, एक बात हम अभी बोले थे शुरुआत में ही कि प्योर ट्रांसलेशन में क्या बोल रहे हैं, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है रिजिड बॉडी के लिए। सर्कुलर में ऐसा बात तो नहीं, सॉरी रोटेशन में ऐसा बात तो नहीं बोले, प्योर रोटेशन। फिर रोटेशन में होता क्या है समझो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी के चारों मतलब खुद के एक्सिस के ओर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस के ओर घूम रहा है तो होता क्या है समझो। कुछ चीज बहुत बेसिक होती है लेकिन पता नहीं होता, या लोग नहीं बोल पाते, या वाइव वगैरह में भी कुछ चीजें, जैसे कि बेसिक बात था सर्कुलर रोटेशन में डिफरेंस। जैसे मैं पूछूं वेट मास में डिफरेंस, पहले बताया है। जैसे मैं पूछूं हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस, तो ये तो आगे देखेंगे। बहुत बेसिक चीजें होती है जो पता होनी चाहिए, क्या ठीक। अभी एक बात समझो, एक रॉड है, जरा समझना जो बताना चाह रहा हूं। एक रॉड है, वो मान लो इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। रॉड है, इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, ये मान लो एक्सिस है, इसके चारों तरफ ये रॉड घूम रही है, ठीक। ये रॉड इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, जरा समझना, इस एक्सिस के चारों तरफ ये रॉड घूम रही है, तो ये रॉड इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। घूमने में क्या चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, और एंगल चेंज होने से जो वेलोसिटी आती है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। पीछे पढ़े, तो ये मान लो रॉड घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, समझना, ये रॉड घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये पीछे हम पढ़े हैं चैप्टर में, सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं। तो रॉड घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना, कि जब ये इसके चारों तरफ घूम रही है तो ऐसा हो रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है यहां पहुंच जा रहा है और पीछे वाला हिस्सा नहीं चल रहा है। अगर ये घूम रही है तो हर एक हिस्सा वैसे ही घूम रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये वाला पार्ट का एंगल थीटा चेंज हो रहा है, तो इसका भी थीटा चेंज हो रहा है, इसका भी थीटा चेंज हो रहा है, इसका भी थीटा चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट का एंगल उतना ही बन रहा है। जब ये पूरा घूम के यहां से यहां ऐसे आके कितना घूमा, 360, तो क्या इसका हर एक पॉइंट 360 घूमा ना? ऐसा तो नहीं है कोई हिस्सा नहीं घूमा, वहीं रह गया। अगर मैं बोल रहा हूं ये पूरा इसके चारों तरफ घूम रहा है 360 डिग्री, तो इसका हर एक पॉइंट 360 घूम रहा है। कितने टाइम में? सेम टाइम में। अगर मान लो ये पूरा मैं बोल रहा हूं 10 सेकंड में घूम के यहां से यहां आ जा रहा है, तो इसका हर एक पॉइंट 10 सेकंड में यहां से यहां आ जा रहा है। यानी एंगल में चेंज पर यूनिट टाइम हर एक पॉइंट के लिए सेम है। हर एक पॉइंट के लिए 360 एंगल 2 पाई है एंगल, और सबके लिए टाइम क्या है, 10 सेकंड है। तो 2 पाई बाय 10 सबके लिए सेम नहीं होगा। और यानी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई टी या डेल्टा थीटा बाई टी। तो सबके लिए 2 पाई बाय टी है, 10 लिख रहा हूं तो 2 पाई बाय 10 है। तो हर एक पॉइंट का क्या सेम है, एंगुलर वेलोसिटी से। कोई पार्टिकल अगर घूम रहा है किसी ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो हर एक पॉइंट का क्या सेम होता है, ओमेगा सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हर एक पॉइंट का क्या एक्सिस से डिस्टेंस सेम है? ये वाली पॉइंट एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे, रॉड के हर एक पॉइंट, रॉड का ये पॉइंट एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट कुछ अलग डिस्टेंस पे है। तो रॉड का हर एक पॉइंट एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे है। एक फॉर्मूला हम पढ़े थे पीछे, v इक्वल टू आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो हर एक पॉइंट के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ओमेगा सेम है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट के लिए सेम है। क्या हर एक पॉइंट के लिए आर सेम है? अभी बताया ना, सबके लिए आर अलग अलग है। आर क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। इसके लिए मान लो से R1 है, तो इसके लिए R2 है, तो इसके लिए R3 है, कुछ अलग अलग है। तो हर एक पॉइंट के लिए आर क्या है, डिफरेंट है। हर एक पॉइंट के लिए ओमेगा सेम है, आर डिफरेंट है। तो हर एक पॉइंट के लिए V सेम होगा, क्या अलग होगा? हर एक पॉइंट के लिए V डिफरेंट होगा ना, अलग होगा। अगर ये अलग है ये सेम है, तो इसका प्रोडक्ट सेम होगा, क्या अलग अलग होगा? खतरनाक सा चेहरा बना रहे हो। मैं बोल रहा हूं सबके लिए ओमेगा मान लो है कुछ 5 रेडियन पर सेकंड, आर एक के लिए 1 है, कितना होगा 1 इंटू 5 5। दूसरे के लिए आर कुछ 2 है, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15। तो सबके लिए V क्या सेम हुआ, अलग अलग हुआ ना, वही तो बोल रहा हूं। तो हर एक पॉइंट के लिए अगर V सेम है, सॉरी ओमेगा सेम है,
और r डिफरेंट है तो हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, v अलग अलग होगा। तो कोई पार्टिकल जब रोटेशन कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट तो हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है अगर रिजिड बॉडी के लिए, लेकिन हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए मैंने जब प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन बताया तो प्योर ट्रांसलेशन में ये लिखा कि जब ऑब्जेक्ट चलता है तो हर एक पॉइंट के लिए v क्या होता है, सेम होता है ट्रांसलेशन में, लेकिन जब रोटेट करेगा तो हर एक पॉइंट के लिए ओमेगा सेम होगा बट v क्या होगा, डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो नोट देके इस चीज को लिख लो, नोट देके ये बात लिखना। इन रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन रोटेशनल मोशन ऑफ एन object about a fixed axis, in rotational motion of an object about a fixed axis, angular velocity of every point of rigid body, every point या every particle जो भी लिखना है, of rigid body is same but linear velocity, यानी कि v लिखते हैं linear velocity ना, linear velocity v ब्रैकेट में लिख सकना है तो लिख सकते हो, but linear velocity v is different for different points as ऐसा क्यों है, क्योंकि r सबके लिए अलग अलग है। as distance from axis of rotation, distance from axis of rotation ब्रैकेट में कर सकते हो, स्मॉल r से हमने लिखा है, axis of rotation स्मॉल r is different for every point, ठीक है। यहां तक क्लियर है मामला, कोई दुख तकलीफ नहीं, ठीक। अब आते हैं यहां पे बेसिक जो चैप्टर में कहानी शुरू करते हैं टर्म्स का, तो सबसे पहला टर्म हम देखते हैं टॉर्क। टॉर्क मुझे कौन बता सकता है? और सर जो सर फोर्स और जो सेंटर से जितना रेडियस जितना दूरी रहता है, जैसे सर गेट पर है तो उसका रेडियस 10 फीट से पड़ेगा तो ज्यादा लगेगा, तो क्योंकि दूर से पड़ेगा तो कम लगेगा। फिर ठीक बता रहे हो, फिल्म ठीक बता। टॉर्क या इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। फोर्स का मोमेंट यानी फोर्स जो टर्न करा दे, सिंपल बात बोलेंगे तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब क्या है जरा समझो, अगर इस ऑब्जेक्ट पे इसकी लेंथ के पैरेलल फोर्स लगाए, लेंथ क्या है, ये लेंथ है, इसके पैरेलल फोर्स लगाए ऐसे, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। फोर्स क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, इसको कैसा मोशन देगा, लीनियर मोशन देगा, ठीक। अब यही फोर्स हम लेंथ के पैरेलल लगा रहे थे ऐसे, तो इसको क्या कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था। अब यही फोर्स हम किसी एंगल पे लगा दिए, ऐसे लगा रहे थे तो आगे बढ़ा रहा था, अब किसी एंगल पे लगा दिए तो क्या करेगा, टर्न करा देगा। अगर यही फोर्स किसी पॉइंट पे लगा दिए हैं किसी एंगल पे तो क्या करा देगा, टर्न। तो इसी इफेक्ट को टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है ना। अब इसकी टर्निंग किन चीजों पे डिपेंड करेगी, टर्निंग डिपेंड करेगी कितना ज्यादा या कितना तेजी से टर्न करेगा, डिपेंड करेगा हम फोर्स कितना ज्यादा लगाएं। अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टर्न करेगा, बहुत जल्दी टर्न करेगा। और क्या डिपेंड करेगा, फोर्स हम कहां पे लगाएं। आप फोर्स लगाओ इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यहां लगाओ, हर जगह सेम टर्निंग के लिए अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां पे बात करूं, अगर दरवाजे में मान लो खिड़की में देखूं, तो खिड़की का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, जहां से फिक्स है, ये है इसके क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर मैं फोर्स इसके पैरेलल लगाऊं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ये है ना, अगर ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, जहां से फिक्स है ये पूरी लाइन कहलाएगी क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पूरी लाइन जहां से फिक्स है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मैं फोर्स इसके पैरेलल यानी जो डिस्टेंस है ये मान लो डिस्टेंस में भी कौन से लेते हैं, कोई नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो फोर्स मैं यहां लगा रहा हूं,
मैं उसको पकड़ के खींच रहा हूं हैंडल को, फोर्स यहां लगा रहा हूं, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर हम ये लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस तो ये भी होगी ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये भी डिस्टेंस हो जाएगी, पर कौन सा देखेंगे, ये लेंगे परपेंडिकुलर, ये वाली। अब अगर मैं फोर्स इसी के लॉन्ग लगा दूं, मतलब ऐसे लगा दूं, तो ये फोर्स क्या टर्न कराएगा, नहीं कराएगा, या खींचूं ऐसे, टर्न कराएगा नहीं। लेकिन इसी फोर्स को जब मैं हैंडल पकड़ रहा हूं किसी एंगल पे, ऐसे लगा रहा हूं, तो ये फोर्स क्या करेगा, टर्न करा देगा। इसकी टर्निंग किन चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो हमने फोर्स कितना लगाया, अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा टर्निंग होगी, जल्दी टर्निंग होगी। और किन चीजों पे डिपेंड करेगी, फोर्स कहां लगाए। अगर सेम मान लो से 10 न्यूटन के फोर्स से हम इसको यहां से खींचे, उतने ही फोर्स से यहां खींचे, उतने ही फोर्स से यहां खींचे, उतनी फोर्स से यहां खींचे, उतने से यहां खींचे, कहां से पकड़ के खींच के घुमाना आसान होगा इसको, सेम घुमाना, पास से पकड़ के एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से, कि दूर से पकड़ के, दूर से आसान होगा। यहां अगर उतने फोर्स लगाएंगे ज्यादा मेहनत लगेगी, यहां पे थोड़ा कम मेहनत लगेगी, यहां पे क्या हो और कम मेहनत लगेगी, यहां और कम और कम। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाओगे ना, उतने कम मेहनत पे, उतने कम फोर्स पे टर्निंग हो जाएगी ज्यादा, यानी कम एफर्ट पे ज्यादा टर्निंग हो जाएगी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर दोगे, डिस्टेंस बढ़ा दोगे। जब हम, इसलिए हैंडल कहां लगा होता है, दूसरे एंड पे। क्यों हैंडल दरवाजे का इधर नहीं लगाते, सुंदरता के लिए नहीं, क्यों हम वैसा करके हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं। कार वगैरह में भी जनरली देखोगे जिधर से खुल रहा है कार, उसके दूसरे साइड हैंडल होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी करके हम क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और डिस्टेंस बढ़ा के हम कम फोर्स में भी ज्यादा टर्निंग करा पाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसी चीज को, तो टॉर्क पहले तो लिखो, एक लाइन लिख लो, टॉर्क क्या है, सिंपल सा टॉर्क बोलते हैं, या इसको एक मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो लिखो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स का जो घूमने वाला इफेक्ट है, ऑब्वियसली किसी एंगल पे ऐसा हो रहा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसलिए इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, यानी फोर्स जब मोमेंट दे दे, मोमेंट मतलब रोटेशन दे दे, ठीक ना। अब अगर बात समझो, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इसका घूमना किन चीजों पे डिपेंड करा, ये घूमना डिपेंड करा, एक तो हम फोर्स कितना लगाए, एक किस डिस्टेंस पे लगाए, एक और किस एंगल पे लगाए। अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे थे ना, ऐसे दबा रहे थे ना, तो क्या कर रहा था, वो टर्न नहीं करा पा रहा था, या खींच रहे थे उसी डायरेक्शन नहीं करा पा रहा था। एंगल दिए तो क्या हो गया, टर्निंग आसान हो गई, टर्निंग हुई। तो यानी एंगल पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये एफ पे भी डिपेंड कर रहा है, आर पे भी डिपेंड कर रहा है, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, चूंकि इसकी डायरेक्शन है, फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, आर क्रॉस एफ। ध्यान रखना, इसको आर क्रॉस एफ ही लिखेंगे, एफ क्रॉस आर मत कर देना, क्योंकि वेक्टर पढ़े हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। देखो, तो T इक्वल टू क्या बताया, आर क्रॉस एफ। ध्यान रखना, ये आर क्रॉस एफ ही है, ए क्रॉस बी है, शायद बीच में रुक गया था इसलिए फिर से बोल देते हैं। तो इसको बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, अपोजिट है, तो इसको एफ क्रॉस आर मत कर देना, आर क्रॉस एफ। अच्छा, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं, टाउ इक्वल टू क्या बोलेंगे, आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो आर एफ क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, आर एफ साइन थीटा। अब अगर मैं इसको देखता हूं स्पेशल केस, मतलब अलग अलग एंगल पे देख रहा हूं, जरा देख लेना, ध्यान से समझना, कि अगर मैं लिखता हूं पहला फर्स्ट, अगर थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, यहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है, आर और एफ के बीच का, ए क्रॉस बी आर एफ के बीच का है। अगर आर एफ के बीच का एंगल 0 या 180 हुआ, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 180 या फिर साइन 0। साइन 0 या साइन 180 दोनों की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, और साइन 0 की, और कॉस 180 की, साइन 180 का 0 होता है, कॉस 180 का -1 होता है। इतना खतरनाक कंफ्यूजन मत रखो। साइन 180 का क्या होता है, 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, दोनों केस में साइन 180 भी 0 है, साइन 0 भी 0 है, तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अगर थीटा 0 या 180 रखेंगे तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। और अगर थीटा कितना रखेंगे, 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो टॉर्क क्या होगा, आर एफ साइन 90। साइन 90, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 कितने पे होगी, किस एंगल पे, 90 पे। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी,
90 डिग्री पे, और मिनिमम वैल्यू कब होगी 0 डिग्री पे या 180 पे। यानी 0 180 का मतलब क्या है, 0 180 का ये मतलब है कि बल्कि इधर दिख रहा है नहीं, अगर 0 या 180 देखेंगे तो 0 या 180 का मतलब क्या है, ठीक है 0 या 180 का मतलब देखो, अगर 90 करेंगे यानी परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लो डिस्टेंस है, या ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, हैंडल से ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इससे 90 डिग्री जब हम ऐसे खींचेंगे तो सबसे ज्यादा क्या होगी, टर्निंग होगी, पहली बात। दूसरा, अगर एंगल 0 या 180 मतलब कि ये लाइन है, ये आर है, अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं इसी के अलॉन्ग 0 डिग्री, क्या होगी, टर्निंग नहीं होगी, नहीं घूमेगा। या फिर 180 डिग्री, आर ऐसे ले रहे हैं, ये 180 ऐसे कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, नहीं घूमेगा। 0 या 180 पे क्यों, क्योंकि 0 180 पे टॉर्क क्या दिख रहा है, 0, यानी टॉर्क का मतलब 0 है, मतलब टर्निंग नहीं होगी। 90 पे क्या होगी, मैक्सिमम टर्निंग होगी। उसी तरह से अलग अलग एंगल पे अलग अलग टर्निंग होगी। टॉर्क के फॉर्मूले में और क्या दिख रहा है, RF sin थीटा। मान लो किसी चीज को टर्न कराने के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉर्क चाहिए, से टर्न कराने के लिए मान लो 20 का टॉर्क चाहिए, क्या यूनिट होता है, न्यूटन मीटर वगैरह देख लेंगे। 20 का टॉर्क चाहिए तो 20 वैल्यू हमको इन तीनों से एडजस्ट होगा। अगर हम F चाहते हैं कि मेरा मेहनत कम लगे तो हमको इन दोनों से खेल करना पड़ेगा। एक तो मैक्सिमम हम कर सकते हैं जब थीटा 90 कर दें, एक तो हमको इसको मैक्सिमम रख देंगे, एक फायदा। दूसरा फायदा हम किससे उठा सकते हैं, इसको कम करते हुए, R को कम करते हुए F को बढ़ा दें, सॉरी F को कम करते हुए R को बढ़ा दें। अगर कम फोर्स में ज्यादा टर्निंग चाहते हैं, R को बढ़ाना मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो कम फोर्स में भी हमको क्या मिल गई, उतनी ही टर्निंग मिल गई। तो इसीलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना डिस्टेंस दूर पे खींचोगे किसी ऑब्जेक्ट को, टर्न कराओगे, टर्निंग उतनी क्या होगी, आसान होगी। इतना कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं। अभी देखो इधर दिख रहा है, ठीक है। अब एक दो चीज छोटी मोटी बता के फिर इसको खत्म करेंगे। टॉर्क की कहानी आज भर कर लेते हैं, कल एंगुलर मोमेंटम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका दो चार चीज मुझे जल्दी से बता दो, एक डायमेंशन बता दो, एक SI यूनिट बता दो। टॉर्क का सर, टॉर्क का तो उसका M सिंपल RF है ना, SI यूनिट। तो RF फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होगा, यूनिट पूछ रहे हैं, डायमेंशन बोल रहे हैं। फोर्स का न्यूटन और इसका क्या होगा, मीटर। तो SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, ठीक। सीजीएस बोल दे तो फोर्स का क्या होता है, डाइन, और इसका सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, डायमेंशन बोले तो उसमें फिर एक L जुड़ जाएगा। डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका डायमेंशन नहीं होता एंगल का, ये तो वैल्यू होती है। RF, R क्या है, L, और F का क्या है -2, और R का L क्या हो जाएगा, ML2T-2। इतनी बातें क्लियर है। तो ये तुम्हारा हो गया टॉर्क का डायमेंशन, ठीक। यहां तक नोट करो। क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन। यहाँ कुछ ये कोई इस क्वेश्चन में टफनेस नहीं है, सिंपल वेक्टर का आपको ध्यान होना चाहिए। टॉर्क इक्वल टू हमने क्या बोला, R क्रॉस है, तो ध्यान है F क्रॉस R मत कर देना। और वेक्टर A क्रॉस B कैसे करते हैं पता है, या तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, कम टर्म रहे तो सीधा आसान होता है, ज्यादा टर्म रहे तो फिर हमने बताया था डिटर्मिनेंट की तरह से IJK लिख के होता है। तो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखो फाइंड टॉर्क, लिखो लिखो टॉर्क ऑफ फोर्स F, टॉर्क ऑफ फोर्स F कुछ लिख लो से, टॉर्क ऑफ फोर्स F लिखा है, मान लो कि 7I कैप, कुछ लिख लो 7I कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप। टॉर्क ऑफ फोर्स F इक्वल टू बोर्ड पे लिखा है अबाउट द ऑरिजिन, किसके अबाउट निकालना है, तो अबाउट द ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0,0, अबाउट द origin which acts on a particle, यानी फोर्स जो एक्ट कर रहा है, which acts on a particle whose position vector is, acts on a particle whose position vector जो पोजीशन बताता है किसके अबाउट, ऑरिजिन के उससे, whose position vector is, उसकी पोजीशन वेक्टर दे रखी है मान लो कुछ से
आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, तो सिंपल क्या पता करना है, टॉर्क पता करना है। फोर्स कितना एक्ट कर रहा है दे रखा है, किसके अबाउट करना है, ओरिजिन की। पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, ये दे रखा है। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, जो ओरिजिन से पोजीशन बताता है। मतलब पार्टिकल कहीं लोकेट है, समथिंग एक्स समथिंग वाई समथिंग जेड, पार्टिकल यहां लोकेट है, ओरिजिन से मिला दिया तो उसके लिए एक्स वाई जेड का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो बता रखा है। तो सिंपली तुमको क्या पता है, आर पता है। सिंपली क्या पता है, आर पता है। आर गिवन है, एफ गिवन है। ये क्वेश्चन केवल फॉर्मूला यहाँ का पता होना चाहिए। क्वेश्चन प्योरली किसका है, वेक्टर का है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करना आना चाहिए। अब वो कितना अब तक भूल चुके हो या याद है वो तुम लोग का पे डिपेंड करता है। याद है कि नहीं है, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो और बढ़िया, और बढ़िया नहीं याद करो जाके देखो रिवीजन। कैसे बताया था, आर क्रॉस एफ, ज्यादा टर्म है आई जे के, आई जे के लिख लो जो कॉमन है। पहले ध्यान रखना टॉर्क आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर नहीं है, तो उल्टा मत करना, पहले एफ का कोफिशिएंट मत लिख देना, उल्टा आंसर आ जाएगा। तो पहले आर का लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका 1 माइनस 1, क्या लिखेंगे 1 1 माइनस 1। एफ का 7 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 5। तो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, कई चैप्टर्स में काम देता है, 11 12 सब जगह, तो बेसिक है। उसके बाद तुम्हारा कैसे करते हैं, अल्टरनेट बताया, प्लस माइनस प्लस लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस। मैथ में देखते हो इधर से भी लगा सकते हैं पर उतना कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, हम ऊपर ही प्लस माइनस प्लस लगा देंगे। फिर क्या करते हैं, आई को रखेंगे सर। फिर पहले ये देखेंगे तो ये वाला रो और ये वाली कॉलम कैंसिल, ये रो ये कॉलम कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस लगा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखते हैं, अब वेक्टर में कैसे करें हैं इतना डिटेल में बता दिया, काफी इससे ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वेक्टर पूरे डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 इंटू माइनस 5 करेंगे, क्या लिखेंगे माइनस 5, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, ये क्या करें माइनस 1 माइनस 3, कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3, डायरेक्ट लिखें प्लस 3, माइनस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 3, इतना लिखेंगे। फिर अगला टर्म क्या लिखेंगे माइनस जे कैप, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। इसको देख रहे हैं, ये रो और ये वाली कॉलम चले गई, ये वाली रो और ये वाली कॉलम चले गई, बचा कौन ये 4, तो 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा माइनस 5, ऑर्डर यही रहेगा माइनस 5, ये हो गया माइनस 5। ठीक, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, माइनस माइनस डिफरेंस का माइनस है और ये क्या हो जाएगा माइनस 7। क्लियर है, प्लस के कैप, वो वाली रो वो वाली कॉलम कैंसिल, मतलब ये वाला रो ये वाला कॉलम कैंसिल, 1 इंटू माइनस 3 क्या लिखेंगे माइनस 3, और माइनस 7 इंटू 1 क्या लिखेंगे माइनस 7। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो जाके फिर से घर में पुराना रिवीजन करना। माइनस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 आई कैप, ये माइनस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 जे कैप, ये लिखा माइनस 2 जे कैप, और ये कितना होगा माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 के कैप, तो ये आ जाएगा टॉर्क। तो सिंपल क्वेश्चन केवल यहाँ का फॉर्मूला लगा आर क्रॉस एफ, बाकी क्वेश्चन प्योरली किसका है वेक्टर का। इतने तक कहानी ध्यान रखना, कल आगे की कहानी देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम वगैरह क्या है देखेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज बेसिक बताया, ठीक है।